शिक्षा के नवीन प्रयास। देखिए दोस्तों, यह पेपर बीएड, डीएलएड, सीटेट, यूपीटेट अथवा शिक्षा शास्त्र और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। इस पेपर को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि पेपर में पढ़ना क्या है, इस पेपर में पूछ क्या रहा है। एग्जैक्ट हम वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, अदरवाइज हम किसी भी चीज को टच नहीं करेंगे। जो हमारे काम का है उन्हीं चीजों को हम देखते हुए चलेंगे। इस पेपर को पढ़ने से पहले हम ये बता दें आपको कि इस पेपर को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग इस प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो पहला भाग होगा, उस भाग को स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा का जितना भी कमीशन बना, जितने आयोग आए, जितने भी कमेटीज बनी, या ये कह लीजिए कि जितने भी अभी तक के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो दो भाग में ऐसे विभाजित करते हैं कि पहला भाग को कहते हैं स्वतंत्रता से पूर्व, दूसरा स्वतंत्रता से के बाद की शिक्षा। इस प्रकार से पहला कहते हैं स्वतंत्रता से पूर्व की शिक्षा, और दूसरा जो है वो स्वतंत्रता के बाद। किसी भी खतरनाक काम में नहीं आप लगा सकते हैं, ये दंडनीय अपराध होगा। दंड भी मिलेगा, आपको जुर्माना भी देना होगा यदि अगर 6 से 14 वर्ष का कोई भी बालक गलत काम में या किसी भी तरह के कारखाना में या किसी दुकान में काम करते हुए जो खतरनाक काम है, जो घातक है बच्चे के लिए, उसके आयु के हिसाब से नहीं कर सकता है। एक और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23, इसमें आर्टिकल लिख देते हैं। यह आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है कि स्त्रियों और बालकों के या बच्चों के क्रय विक्रय पे रोक, मतलब दंडनीय अपराध है। जब बच्चे क्या करेंगे, छोटे बच्चे को बेचा नहीं जाएगा, बच्चियों को बेचा नहीं जाएगा। पहले ही चलता था बच्चों का क्रय विक्रय, ये बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए ये भी एक आर्टिकल में हमारे सम्मिलित है। आर्टिकल नंबर 23 ये कहता है, संरक्षण देता है किसी को बेचा ना जाए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्त्री हो, या किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो। और उनको ये सब क्यों जुड़ते हैं शिक्षा से, क्योंकि ये अधिकार दिलाते हैं किसकी तरफ, शिक्षा की तरफ बढ़ने का। जब ये बच्चे बचेंगे, सेफ रहेंगे किसी भी स्थिति से, अगर उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, शिक्षा की तरफ दौड़ेंगे। जो शिक्षा क्या है, फ्री और कंपलसरी है बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष के हैं। तो ये बाल अधिकार जो है, ये क्या करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बच्चों को शिक्षा की ओर अग्रसर करता है। ठीक, देखिए आर्टिकल्स याद करने के बाद हम ये देखेंगे कि इन आर्टिकलों में जो भी चीजें कही गई हैं उनको या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, या तो फिर नोट करते चलेंगे। अब आते हैं स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा और पहला भाग स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये देखिए स्वतंत्रता से पूर्व की जो शिक्षा थी वो पहले मुगल पीरियड में आपने पढ़ा होगा, या तो कि मुगल पीरियड में मदरसे मक्तब में शिक्षा दी जाती थी। फिर हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी या उससे पहले या उसके बाद में जब ये अंग्रेज मिशनरी आए, तो इन्होंने क्या किया, मिशनरी स्कूल कायम किए। मिशनरी मतलब उनके जो अपने धार्मिक स्थान थे वहां पे शिक्षा देने की इन्होंने व्यवस्था की। ठीक, ये मतलब कि जब आजाद हमारा भारत नहीं था उससे पहले की बात है। अब समझ लीजिए 1947 के पूर्व की बात है। अब इसके भी अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि जितने भी कमीशन आए, कितने कमीशन आए, कितने आयोग का गठन हुआ, कौन कौन से नियम बनाए गए, स्कूल कॉलेज कहाँ कहाँ बनाए गए, किन कॉलेजों को प्राथमिकता दी गई, किस भाषा लिपि को प्राथमिकता दी गई, किस संस्कृति को प्राथमिकता दी गई और किसको आगे बढ़ाया गया। इसी प्रकार से स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा में जब हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में हमारे यहाँ कितने आयोग का गठन हुआ, कितने कमीशंस कमेटी बनाई गई, कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई और चलाई जा रही है वर्तमान तक, हम इसमें पढ़ेंगे। स्वतंत्रता 1947 से अब तक
तक जो भी कमीशन कमेटी जो भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए छोटे या बड़े उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो 1947 के पूर्व की जो शिक्षा थी उसके बारे में बता रहे थे कि पहले मिशनरियों में शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने मांग किया, क्योंकि भाषा की बात आई। मिशनरी लोग क्या कर रहे थे, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ पे सुटेबल था उनके लिए ठीक था, जैसे मद्रास में, कलकत्ता में, मुंबई में जो बड़े शहर थे, जो उनका कैपिटल जहाँ पे उन्होंने बना लिया था, वहां पे उन्होंने क्या किया, शिक्षा की व्यवस्था किया। और उस शिक्षा के थ्रू या शिक्षा के द्वारा उन्होंने क्या किया कि जहां पे भी शिक्षा शुरू किया उन्होंने धर्म को जोड़ा, क्योंकि धर्म का प्रचार प्रसार ही उनका उद्देश्य था कि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। किसके द्वारा? मिशनरियों द्वारा। ठीक, तो मिशनरियों द्वारा ये मतलब उनका यही उद्देश्य ही था कि क्या किया जाए, धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। उसका माध्यम देखिए सबसे अच्छा क्या है कि शिक्षा है। शिक्षा से लोगों को जोड़ेंगे और अपने धर्म को वहां तक क्या करेंगे, अपना संदेश जो है लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरियों में जो बड़े बड़े कैपिटल थे, राजधानियां उन्होंने बनाया, जैसे मुंबई, मद्रास या फिर कलकत्ता, कोलकाता, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जम करके खूब प्रचार प्रसार किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भाषा जो है हमारी संस्कृति, उस पर इन्होंने चोट पहुंचाना शुरू किया। जैसे कि भाषा में इन्होंने अंग्रेजी का माध्यम बनाया, संस्कृत जो प्राचीन भाषा थी हमारे देश की। इसके बाद जो है एक भाषा, दूसरी भाषा जो फारसी थी मुगल पीरियड में, उन सबको हटा करके इन्होंने ये प्रयास किया कि जितनी भी हमारी भाषा होगी, भाषा का जो माध्यम होगा या मेन जो भाषा होगा वो होगी हमारी अंग्रेजी। इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी को माध्यम बनाया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मिशनरियों ने सबसे ज्यादा किस भाषा को प्राथमिकता दी, तो ये अंग्रेजी भाषा, क्योंकि वो भाई अंग्रेज थे, वो अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता देते थे। और उन्होंने बहुत सारी इसके बाद विवाद बातें भी कही जो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे वहाँ के राइटर्स, बहुत सारे जो है प्रोफेसर जो भी उस टाइम थे, कमेटी कमीशन के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उन्होंने बहुत सारी बातें जो है भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति के लिए कहा। वो थोपना चाहते थे कि हमारी भाषा किस प्रकार से आगे जाए और हम किस प्रकार से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ठीक, दूसरी चीज यदि ये भाषा के बाद हमारी जो संस्कृति थी, क्योंकि जब भाषा या तो किसी भी संस्थान से, शिक्षण संस्थान से क्या होता है, किसी भी संस्कृति को हम प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं या तो बरकरार कायम रख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसको तोड़ने के लिए अपना पहले धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म के प्रचार प्रसार के बाद फिर उसके बाद जब थोड़ा दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने संस्कृति को लागू करना चाहा कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत उच्च है, उसकी जो श्रेणी है वो बहुत ऊपर है, और जो भारतीय जो हमारे भारतीय जो लोग हैं इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो भाषा है, इनकी जो लिपि है, ये सब बहुत ही लो क्लास की है। तो इसको क्या किया जाए, इसको हटा दिया जाए और अपनी भाषा को क्या किया जाए, लागू किया जाए। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों में क्या हुआ, आक्रोश हुआ, गुस्सा हुआ और इस पे बहुत सारे भी विवाद होना शुरू हुए। ठीक, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि जो एक चीज और 300 हमारे एक आर्टिकल और है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आर्टिकल 351 351 जो हिंदी भाषा के लिए, ठीक, हिंदी भाषा के लिए इसमें क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करेगी। ठीक, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु 351 एक आर्टिकल है जो संविधान में, कि इसमें क्या है कि जो भी भाषा है हमारी, क्योंकि इसका उद्देश्य ये है कि जो हिंदी भाषा है ये एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके द्वारा आपसी जो सद्भावना है देश की, बाकी देखिए लैंग्वेज है उसको हम पूरे देश में नहीं फैला सकते। अगर किसी क्षेत्र में कन्नड़ बोली जाती है या फिर मराठी बोली जाती है या तेलुगु बोली जाती है, उसको पूरे देश में हमने लोग नहीं समझ सकते हैं और नहीं फैला सकते हैं। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम हो सकता है जो पूरे अखंड भारत देश है हमारा, उसमें लोगों की सद्भावना, एक दूसरे को समझने
बातचीत करने, आदान प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए ये भाषा जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या किया गया है हमारे संविधान में आर्टिकल 351 ये रखा गया है, जिसमें कहा गया है साफ साफ कि इस भाषा को की प्रचार प्रसार के लिए, मतलब प्रचार प्रसार कौन करेगा? सरकार करेगी, लोग करेंगे, सारे लोग। ये सुरक्षित है कि इसको बढ़ाया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे जो है अलग अलग समय में बहुत सारे अलग अलग कैंप लगा के, या तो दूसरे, अब आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो स्टेट लेवल के अलग हैं, बाकी के जो चैनल्स होते हैं वो हिंदी भाषा का अधिकतर प्रयोग करते हैं और लोग देखते भी समझते हैं। तो इसको प्रमोट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भाषा एक ऐसी मातृभाषा है जिसको सारे लोग समझ सकते हैं और सारे लोग बोल भी सकते हैं। अंग्रेजी भी एक कठिन माध्यम है। दूसरे स्टेट की जो मैंने कहा भाषा है वो भी काफी कठिन है, वो उनको आराम से जो है लोगों तक पहुंचाया नहीं जा सकता है। तो ये जो भाषा है हिंदी, इसको आराम से सारे लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे आसानी से काम हो सके। ठीक, अब ये तो दो चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, क्योंकि पहले सबसे पहले जो आपने समझा कि प्रारंभिक शिक्षा है, सिर्फ इसमें हम प्रारंभिक शिक्षा ही को पढ़ेंगे, दूसरी कोई शिक्षा इसमें नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक पेपर ही है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में। दूसरी चीज ये है कि दो जो भाग हमने बांटा है उसमें जो है, इसको कट कर दीजिए।